मोक्षण करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है और आज की क्लास में ही कवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.5 घंटे का टॉपिक है, उससे ज्यादा समय लगेगा नहीं। कोशिश करेंगे कि आज ही कवर हो जाए। तो रक्त मोक्षण डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगी इसमें सारे पॉइंट्स। तो पहले निरुक्ति तो निरुक्ति क्या होती है कि दो शब्दों से मिलके ये बना हुआ है, रक्त प्लस मोक्षण। और इसका मतलब होता है कि शरीर से रक्त का निर्हरण करना, ठीक है, रक्त मोक्षण कहलाता है। और ये मेनली कौन सी रक्तजन पित्तज व्याधियों में इसको यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये तो इसकी निरुक्ति हो गई कि रक्त प्लस मोक्षण, और जिसमें क्या है शरीर से रक्त का निर्हरण किया जाता है, वो प्रोसेस रक्त मोक्षण कहलाता है। रक्तजन पित्तज व्याधियों में ये मेनली यूज होता है। और परिभाषा क्या है इसकी कि रक्ताशय मोक्षणम रक्तस्राव, ठीक है, रक्ताशय मोक्षणम रक्तस्राव, यानी कि शरीर के शोधनार्थ, शरीर के शोधन के लिए, व्याधि के नाशन के लिए शरीर से जो रक्त का निर्हरण किया जाता है वो रक्त मोक्षण कहलाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हम मल्टीपल डिजीजेस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो त्वक दोष हो, कोई ग्रंथि बनी हुई हो या कोई शोफ हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, वहां पे रक्त मोक्षण का यूज किया जाता है। चरक ने कुछ डिजीजेस बता रखे कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो वात रक्त के केस में, ग्रद्धसी में और विश्वाची में, अर्बुद में, इन सारे रोगों में उन्होंने वर्णन किया है रक्त मोक्षण का। साथ ही साथ जो सर्वदेह आश्रित स्ट्रोक होता है, जो फुल बॉडी में एडिमा होता है, उसमें भी इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है कि चरक ने कहा है कि वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार, और इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के लिए क्या बताया हुआ है कि जिस प्रकार बस्ती जो है अर्ध चिकित्सा मानी जाती है, ठीक है, बस्ती को अर्ध चिकित्सा इसलिए माना जाता है क्योंकि बस्ती मेनली वातज रोगों के ट्रीटमेंट के लिए यूज हम करते हैं, और वातज ही दूसरे दोषों को, वात ही दूसरे दोषों को प्रकोपित करके डिजीज करवाता है। तो वात का एक मेजर रोल है सारे डिजीज करवाने में। उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाला इस बस्ती, इसीलिए उसको अर्ध चिकित्सा कहा जाता है। तो जिस प्रकार बस्ती को अर्ध चिकित्सा माना जाता है, उसी प्रकार क्या है, रक्त मोक्षण भी अर्ध चिकित्सा मानी जाती है। और जिस व्याधि में शीत उष्ण स्निग्ध रूप चिकित्सा करने पर भी उपशय ना हो रहा हो, बेनिफिट ना हो रहा हो, तो उस अवस्था में क्या है, फिर रक्त मोक्षण ही हमको कराना पड़ता है, ठीक है। हमने वहां पे शीत उष्ण स्निग्ध रूप हर तरीके की चिकित्सा करके देख ली, पेशेंट को अब भी कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हम वहां पे रक्त मोक्षण करवा सकते हैं। 1 सेकेंड वेट करिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हो गया। देन अब रक्त मोक्षण के प्रकारों की बात करते हैं, ठीक है। तो शस्त्रकृत, अशस्त्रकृत दोषों के अनुसार भी होता है। इसको ना हम 4 प्रकार से रक्त मोक्षण को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शस्त्रों के अकॉर्डिंग कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पे शस्त्र यूज कर रहे हैं तो वो शस्त्रकृत रक्त मोक्षण है। अगर हम शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो अशस्त्रकृत रक्त मोक्षण कहलाता है। तो शस्त्रकृत रक्त मोक्षण क्या है, प्रक्षान है, सिरावेद है, ठीक है। इन दोनों में ही हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। इसमें प्रक्षान भी क्या है कि हम जैसे सर्जिकल ब्लेड का यूज करके कट मारते हैं, और सिरावेद में निडल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे शस्त्र यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये शस्त्रकृत है। अशस्त्रकृत क्या है कि यहाँ पे शस्त्र यूज नहीं होगा, तो यूज क्या हो रहा है, फिर जलौका है, श्रृंगी है, अलाबू है, घटी है, इस प्रकार के
कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज करके हम यहाँ रक्त मोक्षण करते हैं। ये एक्चुअल में क्योंकि कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इसीलिए इसको अशस्त्रकृत कहा जाता है और शस्त्रकृत में प्रक्षालन सिराविद आते हैं। तो ये तो पहला टाइप हो गया डिपेंडिंग अपॉन द कि किस से हम रक्त मोक्षण कर रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द दोष अगेन जो है रक्त मोक्षण डिवाइड होता है 3 प्रकार से कि वातज डिजीजेस में अगर हम रक्त मोक्षण करें तो वहां पे श्रृंगी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, श्रृंग का प्रयोग करते हैं। पित्तज डिजीज के लिए हम जलौका का प्रयोग करते हैं रक्त निकालने के लिए एंड कफज डिजीज में हम अलाबू का यूज करते हैं। श्रृंग माने सींग, ठीक है, सींग, और अलाबू माने लौकी जैसा होता है कुछ, ठीक है, वैसा आपने समझ लेना है। तो बेसिकली ये जो श्रृंग है एंड अलाबू है इनका लॉजिक वो है कि आज के टाइम पे तो इतना इजीली ये मिलता नहीं है तो इनकी जगह क्या है कप्स यूज किए जाते हैं। तो कपिंग थेरेपी के रूप में ये ज्यादा प्रचलित हो गया है। बट अगर ऑथेंटिक बात करें तो वातज वाला जो है वातज दोषों में हमें श्रृंग का प्रयोग करना है एंड कफज के लिए हमें अलाबू, पित्तज में तो जलौ का यूज करेंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं VS PJ का करके कुछ भी बना के, बट मैंने इसको मतलब ऐसे ही याद किया था VS PJ एंड का, ठीक है। तो K फॉर कफ, A फॉर अलाबू, P फॉर पित्त, J फॉर जलौका एंड V फॉर वात एंड S फॉर श्रृंग, ठीक है। तो इस तरीके से अब तीसरे टाइप से एक सेकेंड, रक्त की अवस्था के अनुसार रक्त मोक्षण, ठीक है, माने कि किस प्रकार का जो रक्त है उसको हम निकाल रहे हैं उसके हिसाब से रक्त मोक्षण के कुछ प्रकार है कि अगर हमने ग्रथित रक्त निकालना है, ठीक है, गांठ के रूप में जमा हुआ है, ग्रंथि जैसा उस रक्त ने बना लिया हेमेटोमा टाइप, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम जलौका का प्रयोग करेंगे। एक स्थानिक स्कंदित रक्त है, ठीक है, एक स्थानिक स्कंदित रक्त का माने कि एक जगह कहीं क्लॉट बन गया तो उसके लिए हमने अलाबू का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अगर सर्व अंग व्याप्त रक्त दुष्टि है तो हमने श्रृंग का प्रयोग करना है। और जैसे चरक ने बोला भी था कि हमें क्या है कि अगर सर्वांग शोथ है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, तो हम क्या है कि यहाँ पे रक्त मोक्षण करा सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक चीज बोली हुई कि अगर सर्वांग व्याप्त रक्त दुष्टि है तो हमारा श्रृंगी हमने कराना है, श्रृंग का प्रयोग करना है। और जो शोथ होता है वहां पे रक्त का इन्वॉल्वमेंट भी माना जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सर्वांग व्याप्त को कंसीडर किया गया। देन 4 टाइप का जो रक्त मोक्षण होता है वो होता है त्वकगत रक्त दुष्टि, ठीक है। अगर त्वकगत रक्त दुष्टि है तो श्रृंग, जलौका, अलाबू इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 तरीके का हो गया। ग्रथित में आप जलौका यूज करेंगे, एक स्थानिक स्कंदित रक्त में अलाबू का, सर्वांग व्याप्त रक्त दुष्टि में श्रृंग का, और त्वकगत रक्त दुष्टि में आप श्रृंग, जलौका और अलाबू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बाकी तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि UMS श्रृंग, ठीक है, उमस श्रृंग, तो इसका U फॉर उष्ण, M फॉर मधुर, ठीक है, उष्ण, मधुर, और S फॉर स्निग्ध, ठीक है। ये जो है प्रॉपर्टीज होती है श्रृंग की, थोड़ा अलग पॉइंट है। और एक जो 2 प्रॉपर्टी है वो है अलाबू की, कटु एंड रूक्ष, ठीक है। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो इधर का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा हट के, बट मैंने लिखा हुआ था तो इसलिए बता दिया। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रक्त मोक्षण जो है वो है आतुर अवस्था के अनुसार। अगर कोई सुकुमार है, ठीक है, बहुत ही सुकुमार है व्यक्ति, तो उसके लिए हम श्रृंग और अलाबू से रक्त मोक्षण करेंगे। अति सुकुमार है तो जलौका यूज होगा, और जो बलवान व्यक्ति है उसमें हम लोग प्रक्षान और सिरावेद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है जो रक्त मोक्षण है वो डिवाइड होते हैं। रक्त मोक्षण के डिवीजन के क्या है 4 मेन क्राइटेरिया है। एक तो शस्त्रकृत, अशस्त्रकृत हो गया, उसमें प्रक्षान, सिरावेद आ जाएगा। अशस्त्र में जलौका, श्रृंग, अलाबू, घटी, ठीक है। देन सेकंड टाइप हम कैसे डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू दोष।
वात में हम श्रिंक का प्रयोग करेंगे, पित्त में जलौका का प्रयोग करेंगे, कफ में हम लोग अलाबू का प्रयोग करके रक्त निकालेंगे। तीसरे तरीके से कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार का हम लोग रक्त निकाल रहे हैं। तो अगर ग्रथित रक्त है, गांठ के रूप में है, तो हम जलौका से निकालेंगे। एक स्थानिक स्कंदित है, एक जगह क्लॉट बन गया है, तो अलाबू से निकालेंगे। पूरे शरीर में रक्त की दृष्टि व्याप्त है तो श्रिंग से निकालेंगे, और त्वकगत रक्त दृष्टि है तो हमने श्रिंग जलौका अलाबू से उसका निकाल लेना है। ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट के अकॉर्डिंग की कोई सुकुमार है तो श्रिंग जलौका, अति सुकुमार है तो जलौका, और कोई बलवान है तो प्रक्षालन सिरावेद उसमें करेंगे। तो ये इसके टाइप। देन कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ रक्त मोक्षण। ठीक है। कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ रक्त मोक्षण हम डिस्कस करेंगे। देन इसमें क्या आएगा, रक्त मोक्षण करते समय अशुद्ध रक्त को प्रथम क्या करना है, जब भी हम रक्त मोक्षण करते हैं, कहीं पे भी कट, भले ही हमने कट लगा के किया है या जलौका से करवा रहे हैं, कभी भी, तो जो फर्स्ट टाइम जो रक्त निकल रहा है, इनिशियल जो ब्लड निकलता है, वो क्या है, हमेशा ऐसा माना जाता है कि अशुद्ध रक्त ही वहां से विस्रावित होता है, अशुद्ध रक्त ही निकलता है। और यही रूल होता है। इसके अलावा क्या है, जो शरीर के लिए अहितकर है, ठीक है, उसे बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है, और जो दूषित है वो पहले निकलता है। ठीक है। इसी कारण से क्या माना जाता है कि जो सबसे पहले निकल रहा है वो अशुद्ध रक्त ही है। रक्त मोक्षण क्या है, प्रथमतः शाखा शुद्धि करने वाली क्रिया है। हमने ध्यान रखना है क्या करती है, शाखा शुद्धि क्रिया करती है। और शाखा शुद्धि का मतलब, शाखा माने लिम्स नहीं होता है, ठीक है, दो हाथ दो पैर नहीं होता है शाखा माने। शाखा माने होता है त्वचा। ठीक है। त्वचा एंड धातु का मतलब होता है शाखा। ठीक है। शाखा का मतलब ये नहीं होता है कि आप बोले कि 4 लिम्स है तो वो शाखा है, वो नहीं है। ठीक है, वो अलग। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि रक्त मोक्षण क्या है, शाखा की शुद्धि करने वाला है, तो शाखागत रोगों की शुद्धि करता है। तो इस उसके बाद क्या होता है, इसका उसके बाद इसका जो प्रमाण है वो कोष्ठ पे भी आने लगता है। कोई भी शोधन क्रिया के लिए, ये इसका सेकंड रूल हो गया। ठीक है। देन थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी शोधन क्रिया के लिए दोष उत्क्लेशित होकर धातुओं से अलग होना आवश्यक है। कभी अगर वो धातुओं पे चिपके रहेंगे तो आप बिना उत्क्लेशित किए हुए उसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर धातुओं से चिपके तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर निकालने के लिए क्या है कि उनको उत्क्लेशित करना पड़ेगा ताकि वो धातुओं से अलग हो। अगर धातुओं से चिपके रहेंगे तो नहीं निकलेंगे। ठीक है। दोषों को धातुओं से अलग करने के लिए कि वो उनमें चिपके ना रहें और आसानी से बाहर निकल जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन किया जाता है, उसके बाद ही रक्त मोक्षण किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी शोधन क्रिया क्या है, कोई भी शोधन क्रिया के लिए दोष उत्क्लेशित होकर धातुओं से अलग होना, ये पॉइंट क्या है, आवश्यक है। उसके लिए ही स्नेहन स्वेदन और उसके बाद रक्त मोक्षण कराना चाहिए। लेकिन सभी शोधनों की उपेक्षा क्या है, रक्त मोक्षण। लेकिन जैसे बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं लाइक वमन विरेचन, तो उनमें क्या है, बहुत ही एसेंशियल है। उस स्नेहन स्वेदन के बिना वमन विरेचन नहीं करा सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ फायदा नहीं होगा पेशेंट को। लेकिन जो रक्त मोक्षण है वहां पे स्नेहन स्वेदन कराना हमेशा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना स्नेहन स्वेदन के भी आप पेशेंट को रक्त मोक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है पॉइंट, कि दूषित रक्त श्रावित होने के बाद रक्त श्राव अपने आप ही बंद हो जाता है। ये भी एक जनरल रूल माना जाता है। ठीक है, रक्त मोक्षण का, कि एक बार जब अशुद्ध रक्त निकल जाता है तो अपने आप ही जो रक्त बहना है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि रक्त मोक्षण में रक्त निर्हरण की मात्रा 1 प्रस्त मानी जाती है। और मतलब कि कितना हमें रक्त निकालना चाहिए, तो 1 प्रस्त के करीब रक्त निकालना चाहिए। और WHO ने क्या कहा है कि 300 मात्रा तक रक्त का निर्हरण करना चाहिए, जिसका पालन करना अधिक उत्तम होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। 1 प्रस्त ना करीबन 1 यूनिट ऑफ ब्लड होता है, लाइक 400 से 450 ml। ठीक है, उतना तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए WHO ने क्राइटेरिया फिक्स किया कि 300 ml तक आप ब्लड निकाल सकते हैं रक्त मोक्षण के अकॉर्डिंग, रक्त मोक्षण से। देन नेक्स्ट है रक्त मोक्षण क्या होता है, दोष अवस्था अनुसार, व्याधि अनुसार तथा रोगी के अनुसार ही करना चाहिए, कि कौन से दोष की डोमिनेंस है, कैसी व्याधि है और कैसा रोगी है। ठीक है, सुकुमार है, बलवान है, वो सारी चीजें देख के होता है।
देन जिस व्याधि में शीत उष्ण स्निग्ध रूप, ये हमने पढ़ लिया, इसका इंपॉर्टेंस है कि जिसमें ये तीनों ही जो है शीत उष्ण स्निग्ध रूप, ये सारी चीजें काम नहीं करती, वहां पे रक्त मोक्षण से पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। तो ये सब इसके कुछ रूल्स हैं, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ रक्त मोक्षण में आता है। देखो इसको मैं फटाफट रिवाइज कराती हूँ। पहला तो ये कि जब भी आप रक्त मोक्षण से निकालेंगे तो पहली बारी में निकलने वाला हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। दूसरा क्या है कि अशुद्ध हाँ, और दूसरा पॉइंट ये कि जो रक्त मोक्षण है वो मेनली किसके लिए होता है, शाखागत दोषों के लिए होता है। इसके अलावा कोई भी शोधन हमें करना है तो पहले स्नेहन स्वेदन करना है, जिससे क्या है दोष धातुओं से चिपके हुए वो चीज अलग हो जाए, ठीक है, और आसानी से वो बाहर निकल जाए दोष। लेकिन रक्त मोक्षण में इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसकी वमन एंड विरेचन में होती है। साथ ही साथ क्या है, दूषित रक्त स्राव होने के बाद रक्तस्राव अपने आप ही बंद हो जाता है, ये सामान्य नियम है। इसके अलावा रक्त मोक्षण में रक्त निर्हरण की मात्रा 1% मानी जाती है, ये मैंने बताया। और लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला है कि इसको हम लोग 300 ml रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा रक्त मोक्षण से वही है कि लास्ट पॉइंट तो वही है कि जिसमें रूक्ष शीत आदि चिकित्सा काम नहीं करती, वहां रक्त मोक्षण से अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हमेशा दोष रोगी एंड व्याधि के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशंस एंड काउंटर इंडिकेशंस ऑफ रक्त मोक्षण। तो इंडिकेशंस में क्या है, जितनी भी स्किन वाली डिजीजेस है सारी, तो कुष्ठ है, विसर्प है, पीड़िका है, मशक है, नीलिका, तिल कालक है, ठीक है, नयच है, व्यंग है, इंद्रलुप्त है, ठीक है, और प्लीहा वृद्धि है, गुल्म है, पात शोणित, अर्श, अर्बुद, असृगदर, ठीक है, और पित्त के जो दोष हैं, रक्त दोष जितने हैं, ठीक है, गुद मेड़, गुद पाक, मेड़ पाक, इन सभी में हम लोग रक्त मोक्षण का इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है। इतने सारे अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए कि 5-6 तो याद कर ही लें, ठीक है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कहाँ पे नहीं करना है। एक ये जो पॉइंट है ना, कुछ आचार्य इसको मानते हैं कि हम पूरे शरीर में अगर शोथ हो तो रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। और आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वांग शरीर में अगर शोथ है तो रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, तो इसको हम इससे कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं कि हम कर सकते हैं रक्त मोक्षण, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो रोग के कारण अत्यंत जो बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है उसमें हमने वैसे भी नहीं करनी होती, कोई भी शोधन कर्म कभी भी किसी कृष व्यक्ति में हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो अति अम्ल अम्ल अति सेवन से उत्पन्न जो पांडु है, ठीक है, उसमें भी नहीं करना है। पांडु के पेशेंट्स, किसी भी प्रकार का पांडु है, बेसिकली पांडु माने एनीमिया, तो किसी भी प्रकार का पांडु है वहां नहीं करेंगे आप रक्त मोक्षण, ठीक है। देन अर्श के केस में उदर रोग में, ठीक है, शोथ हो गया, गर्भिणी हो गया, यहाँ बालक में, वृद्ध में, इन सब लोगों में तो वैसे भी नहीं करना होता रक्त मोक्षण, ठीक है। देन अब जो हमने टाइप्स पढ़े थे, शस्त्रकृत अशस्त्रकृत, तो इसमें से जो सशस्त्रकृत रक्त मोक्षण है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो उसमें क्या था, प्रक्षांत था, सिरावेद था, ठीक है। देन 1 मिनट वेट कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पा रहे हैं, मैं उन्हें ऐड करती हूँ।
ये कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है उनसे। कोई बात नहीं, तो हम वापस आते हैं कि सशस्त्रकृत रक्त मोक्षण के लिए, तो इसमें क्या हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है। तो सबसे पहले तो प्रक्षान है। प्रक्षान में आपको साधारण भाषा में बताऊं तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमने कट मारना है, सर्जिकल ब्लेड से लेके कट मारना होता है। ये अभी मैं दिखा दूंगी इसकी वीडियो। तो प्रक्षान में क्या होता है, शस्त्र से पाचन अर्थात त्वचा के उत्थान स्थान पर शस्त्र से पांच कर स्थानिक रक्त मोक्षण करने की जो क्रिया है उसको प्रक्षान कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे अगर ये किसी का हाथ है, ठीक है, तो इस तरीके से सर्जिकल ब्लेड से आपने ऐसे ऐसे कट मार देना है मल्टीपल, और इससे ना रक्त निकलता है फिर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कर्म है वो प्रक्षान कर्म है, और इसी को पाचना, ठीक है, इसी को पाचना या पाच कर्म भी कहते हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि शस्त्र से पाचना है, मानी कि शस्त्र से इस तरीके की कट लगाने, इंसिजन टाइप। ठीक है, वहां से फिर रक्त निकलता है। और इसमें महत्व की बात करूं तो पिंडित एवं ग्रथित रक्त के निर्हरण हेतु ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कहीं पे क्लॉट के फॉर्म में या ग्रंथि के रूप में रक्त जम गया तो उसको निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा प्रक्षान का उपयोग हम कहा, प्रक्षान का उपयोग श्रृंग अवचारण, जलों का अवचारण तथा अलाबु अवचारण एवं घटी यंत्र की विधि के पूर्व कर्म में भी किया जाता है। मतलब इसका ये कि जो भी कपिंग थेरेपीज होती है ना, कपिंग थेरेपीज में क्या करते हैं कि इस तरीके से जैसे डॉट 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 करके लगा देते हैं, प्रिक कर देते हैं निडल से, फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, कप लगा देते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके, फिर इन छेदों से क्या है, रक्त ऊपर की ओर आता है। तो इसी ये निडल से प्रिक ना करके हम क्या कर सकते हैं कि निडल से प्रिक ना करके हम क्या कर सकते हैं कि इसमें प्रक्षान कर्म कर सकते हैं। इस तरीके से निडल से कट लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर कप रख के और इससे कपिंग थेरेपी करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करके, और इससे जो है रक्त निकलेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली है कि चाहे आप स्ट्रिंग अवचारण करना चाह रहे हो, ठीक है, अलाबू अवचारण करना चाह रहे हो, घटी यंत्र, ये तीनों जो है कपिंग थेरेपी से आपसे रिलेट कर लो कि इनके पूर्व कर्म के रूप में भी हम लोग यहाँ पे प्रक्षान कर्म करते हैं। साथ ही साथ जलौका, ठीक है, कभी भी आपने जलौका लगानी है तो वो डायरेक्टली साबुत स्किन पे नहीं लगेगी, पहले आपने थोड़ा सा वहां कट लगाना पड़ेगा, उसी के बाद वहां से जब ब्लड निकलेगा ना तो उसी को फिर, जैसे ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन होगी, तो आप थोड़ा सा पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कट मारेंगे, ठीक है, कट मारेंगे, उसके बाद यहाँ पे जब थोड़ा यहाँ से रक्त निकलने लगेगा ना, फिर यहाँ पे जलौका लगाई जाती है। अगर आप बिना कट मारे सीधे सीधे जलौका लगा देंगे तो वो नहीं रक्त निकाल पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए बोला है कि जलौका अपचारण भी कर रहे हैं तो भी पूर्व कर्म के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करें। देन विधि की बात करें तो कैसे किया जाता है, तो जहां पे भी प्रक्षान करना है उस स्थान पे क्या करना है, उस स्थान के ऊपर थोड़ा रस्सी या पट्टी बांध देनी है। ठीक है, जैसे टूर्निकेट बांधते हैं ना हम जब ब्लड लेते हैं, जब किसी का कोई भी ब्लड सैंपलिंग के लिए देते हैं तो क्या करते हैं, पहले टूर्निकेट बांधते हैं उसके बाद रक्त निकालते हैं। तो यहाँ पे पट्टी या रस्सी बांधना इज इक्वलेंट टू टूर्निकेट्स बांधना। ठीक है, तो उस तरीके से हम बांधेंगे। और उसके बाद क्या है, स्नायु, संधि, अस्थि, मर्म, इन सबको छोड़कर, ठीक है ना, हमें स्नायु में, संधि, अस्थि, मर्म, इन सब में नहीं कट मारना, और फिर बेसिकली स्किन में कट मार देने। तो ये इसकी विधि है जो आपने ध्यान रखनी है। देन अब मैं एक बार इसका वो दिखा देती हूँ प्रोसीजर, ठीक है, एक सेकंड वेट करना। अब यहाँ पे ये रक्त मोक्षण वाला प्रोसीजर है। इस तरीके से पहले ये पेशेंट की आर्म को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिट वगैरह लगा के उसको क्लीन कर रहे हैं। और उसके बाद पहले इसमें प्रक्षालन लगेगा, और
पहले इसमें कट लगाएंगे, फिर इसी के ऊपर कपिंग थेरेपी भी होती हुई आपको दिख जाएगी, तो वो दोनों जो पॉइंट्स थे वो दिख जाएंगे इसमें। अब ये मार्किंग कर दी है कि कितने से कितने एरिया में ये जो है प्रक्षांगन यहाँ पे शोल्डर पेन के लिए हो रहा है, तो कितने से कितने एरिया में कट लगाना है, तो उसके लिए मार्किंग्स कर दी गई है इसमें। अब देखिए ये सर्जिकल ब्लेड से क्या कर रहे हैं कि अब ये प्रक्षांगन लगाएंगे, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड का यूज करके सीधे सीधे कट मारेंगे, तो छोटे छोटे कट मारेंगे, लंबा लंबा नहीं काटेंगे, छोटा छोटा। ये देखो इस तरीके से मल्टीपल कट्स लग रहे हैं अभी, ठीक है, और वहां से अभी रक्त निकलेगा और फिर इसके ऊपर कप जो है लगा दिया जाता है। इस तरीके से मल्टीपल कट्स अभी लग रहे हैं सर्जिकल ब्लेड से। ये देखो इस तरीके से अब क्या है, रक्त निकलना चालू हो गया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल लग गया है कट्स। इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, काफी स्लो है ये क्योंकि। अब आप इसे देख सकते हैं कि इस तरीके से कट लग गए हैं। अब देखिए ये कप, अब आजकल तो क्या है इस तरीके के कप यूज करते हैं क्योंकि अलावो और श्रृंगी नहीं होती है, ठीक है, और इस तरीके के कप्स लगा के और इनमें क्या करा जा रहा है कि इस तरीके से मशीन की हेल्प से क्या है वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है इन कप्स के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो देखो इस तरीके से पहले कट मारा, फिर ऐसे कप लगाया और कप के ऊपर ऐसे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब इस तरीके से क्या है रक्त उसमें से धीरे धीरे निकलने लग रहा है। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या है सारा रक्त उसमें निकलते जा रहा है। हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना होता है और उसके बाद ये इस तरीके से इसमें से रक्त निकलता रहेगा। अब क्या करना है, फिर बाद में हमने हटा देना है। अब हटा रहे हैं actually। ठीक, तो इस तरीके से आ गया रक्त। ठीक है, ये देखो इस तरीके से हो गया। बाद में फिर क्या है बेसिक हल्दी घृत मधु आदि ये सब लगा दिए जाते हैं। ये देखो इस तरीके से रह गया फिर बाद में। और इसके ऊपर ना थोड़ा सा कॉटराइजेशन अग्निकर्म भी यहाँ पे करते हुए दिखेगा आपको। ये देखो इस तरीके से क्या करें कॉटराइजेशन करें कि ज्यादा रक्त ना निकले बेसिकली। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये ना यहाँ पे कॉटराइजेशन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पेन का पेशेंट है इस वजह से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इस तरीके से प्रक्षालन कर्म करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से सिरा वेद भी होता है। जैसे प्रक्षालन में क्या है सर्जिकल ब्लेड लेके सीधा सीधा काट रहे हैं, सिरा वेदन में क्या करेंगे निडल लेंगे, छोटा छोटा डॉट डॉट सा प्रिक कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो सिरा वेद में अगेन क्या है कि निडल का यूज करते हुए प्रिक कर देंगे। तो अब सिरावेद को 3 पार्ट में बांट देंगे, पूर्व कर्म प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में
आप कोई भी टाइप का रक्त मोक्षण लिखो, हर टाइप के रक्त मोक्षण में आप इन 3 टाइप से इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व, प्रधान एंड पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या करना है आपको, संभार संग्रह, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट, जिन जिन आइटम की आपको जरूरत है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो सब आपने कलेक्ट करने हैं। आतुर परीक्षा, पेशेंट को एग्जामिन करना है, उसका बल आदि, ठीक है, काल देखना है। इसके अलावा प्रधान कर्म में क्या करेंगे आप, सिरावेदन, पहले सिरावेदन एक आसन लाना पड़ेगा, ठीक है। आसन पे रोगी को बैठाना है। देन रोग के जो भी, जिस भी रोग के लिए वो पेशेंट आया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी सिरा का वेदन करना है, क्योंकि हर डिजीज में अलग अलग सिरा का वेदन किया जाता है। अभी वो चीज मैं आगे डिस्कस करूंगी, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग सिरा का वेदन करेंगे। तो रोग अनुसार वेद्य सिराएं हमें सेलेक्ट करनी है, देन निरीक्षण करना है एंड उपचार कर देना। पश्चात कर्म में कुछ परिहार्य विषय जो कि हमें नहीं फॉलो करने हैं, वो ध्यान रखेंगे। देन शमन औषधियां, ठीक है। अब देखो, इसमें जो आतुर परीक्षा हमें करनी है, आतुर परीक्षा में योग्य और अयोग्य रोगी बेसिकली देखना है। तो योग्य रोगी कौन सा होता है, जो रक्त प्रदुष्टि सभी विकार, ठीक है, जितने भी रक्त दुष्टि वाले विकार हैं वो सभी यहाँ पे योग्य रोगी में आ जाएंगे। चाहे वो विसर्प हो, विद्रदी, प्लीहा वृद्धि, गुल्म है, अग्निमांद, ज्वर, कुष्ठ, वात, ठीक है, इन सभी में माना जाता है कि हम पेशेंट जो है योग्य है। इसके अलावा अयोग्य में क्या माना जाएगा, बाल है, वृद्ध है, ठीक है, अत्यंत रूक्ष शरीर वाला है, शतशीर्ण से ग्रसित है, डरपोक व्यक्ति है, ठीक है, श्रांत है मतलब थक गया है, मद्यपीत है, ठीक है, जिसने अल्कोहल पी रखा है, कृश है, कोई दुर्बल व्यक्ति है, और परिश्रम से थका हुआ, गर्भिणी, शोष, काश, श्वास, इन सब वालों में हमने नहीं करना है। एंड सिरावेद के काल की बात करें कि यहाँ पे क्या था, एक तो संभार संग्रह था, देन आतुर परीक्षा थी, इसमें योग्य अयोग्य रोगी देख लेंगे। काल में हमने क्या ध्यान रखना है कि कभी भी क्या है कि बहुत ज्यादा शीतकाल में, बहुत ज्यादा अधिक गर्मी में तेज ठंडी हवा ना चलती हो, उस समय जो है सिरावेदन करना चाहिए। ना ज्यादा बहुत ठंडा हो, ना बहुत ज्यादा गर्म हो, और उस टाइम पे तेज हवाएं ना चलती हो, उस तब हमें सिरावेदन करना है। और वर्षा ऋतु में दिन हो, ठीक है, वर्षा ऋतु में जब बादल हो आसमान में तब, ठीक है। ग्रीष्म में पूर्वाहन में, ठीक है, गर्मी के दिनों में आफ्टर में, मॉर्निंग टाइम पे, पूर्वाहन बेसिकली मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर जैसे वर्षा ऋतु में कोई करवाना चाहता है रक्त मोक्षण, तो ध्यान रखिए कि दुर्दिन ना हो उस दिन, माने कि बादल ना या बारिश ना हो रही हो। और अगर कोई गर्मियों में कराना चाहता है रक्त मोक्षण, तो वो पूर्वाहन में अर्ली मॉर्निंग करवाए। शीत ऋतु में कोई कराना चाहता है तो आफ्टरनून, मध्याह्न में कराए, ठीक है। रक्त मोक्षण कराना चाहिए, ये बता दिया। अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो स्नेहन स्वेदन करके किसी भी वक्त रक्त मोक्षण किया जा सकता है, ठीक है। एंड सिरावेद्य आसन की बात की थी यहाँ पे कि क्या है, हमें सिरावेद्य आसन के बारे में यहाँ बताया था, तो उसके लिए क्या बोला हुआ है कि सिरावेद्य आसन में कि सिरा वेदन के लिए भिन्न भिन्न सिराओं के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न आसन आतुर को रखने चाहिए, ठीक है। और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अब मैंने कहा कि रोग के अनुसार अलग अलग हमें सिराओं का वेदन करना पड़ता है। तो जैसे ग्रदसी हो गया, ठीक है, तो ग्रदसी में ग्रदसी रोग में हम क्या करेंगे, जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, ठीक है, 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे कहीं भी आप कर सकते हैं गिरावे, ठीक है। देन जानु संधि, इसमें ध्यान रखेंगे ग्रदसी में जानु संधि। देन विश्वाची में क्या है कि फ्रोज एंड शोल्डर से सॉर्ट ऑफ रिलेट कर सकते हैं विश्वाची को। ग्रदसी तो शियाटिका हो गया। तो जानु संधि माने कि आपने क्या है, नी के 4 अंगुल ऊपर, नी के 4 अंगुल नीचे, ठीक है। चाहे आप नी के 4 अंगुल ऊपर करें, चाहे नी के 4 अंगुल नीचे करें, तो आप कहीं पे भी सिरावेद कर सकते हैं। विश्वाची में कहाँ करना है, कर्पूर संधि, यानी एल्बो के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे, कहीं पे भी करा जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को नेत्र रोग हो रखे हैं, तो नेत्र रोग में क्या है, ललाट यानी फोरहेड, ठीक है, ललाट है, अपांग है, अपांग की सिराओं का वेदन करें। अपांग माने की जैसे ये आंखें हो गई, ठीक है, ये नाक हो गई, तो ये कान है इसके,
तो ये इस साइड जो है, ठीक है, टुवर्ड्स द ईयर वाला जो पोर्शन होता है, ये चीज अपांग कहलाती है। ठीक है, तो हमने अपांग की सिराओं का यहाँ पे वेदन करना है नेत्र रोगों में। कर्ण रोग किसी को है तो कान के ऊपर की सिराएं। तालुगत रोग है, पैलेट की डिजीजेस है तो तालु की सिराओं में वेदन करेंगे। नासागत रोग किसी को है तो नासा के अग्र सिराओं में, ठीक है, नोज ऑफ द टिप में बेसिकली किया जाता है, नोज की टिप में करते हैं सिरा वेदन। ठीक है, देन अगर का पेशेंट है तो उसको क्या करना है, शंख एंड केशांत के मध्य में, यानी कि टेम्पोरल और केशांत माने जहां से हेयरलाइन चालू हो रही है तो उसके बीचों बीच, ठीक है, टेम्पोरल रीजन एंड जहां से हेयरलाइन चालू हो रही है वहां से उसके बीचों बीच। देन अपस्मार में कहाँ करना है, हनु संधि के मध्य, ठीक है, हनु संधि के मध्य में करना है। इसके अलावा वातरक्त है, वात कंटक है, विसर्प विचर्चिका और पादरी, यानी कि इसमें क्रैक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब बाहु के फ्रोजन शोल्डर है, इन सब में क्या करेंगे, शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर सिरावेद करना है। शिप्र मर्म मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि जो अंगूठा है और इंडेक्स फिंगर है ना, इसके बीचों बीच बढ़ता है शिप्र मर्म, तो इस शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर आपने सिरावेद करना है इन सारी कंडीशंस। शुक्रगत रोग अगर किसी पेशेंट को है तो उसके लिए क्या करना है, मेड़ की शिराओं में मेड़ की सिराओं के ऊपर आपने सिरावेदन करना है। निरीक्षण में क्या करेंगे, निरीक्षण क्योंकि वहां पे बोला था ना, यहाँ पे बोला है ना कि निरीक्षण एंड उपचार भी करना है, तो निरीक्षण में बेसिकली क्या करना होता है, सम्यक योग हुआ है नहीं हुआ है, अतियोग अयोग, ये 3 चीजें हमें वहां चेक करनी होती है कि क्या हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के श्लोक लर्न करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जैसे पंचकर्म में 5 कर्म आए तो वहां पे 15 श्लोक तो आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 3 हर किसी की याद होनी चाहिए, सम्यक अयोग अतियोग। ठीक है, देन सम्यक रक्त मोक्षण के बाद करें इसके लक्षण की, तो लाघवम वेदना, ठीक है, लाघवम वेदना शांति व्याधिर्वेग परीक्षया सम्यक विस्त्राविते लिंग प्रसादो मन्यस्तथा। ठीक है, यानी लाघवम लघुता आएगी शरीर में, वेदना शांति, ठीक है, वेदना जो है शांत हो जाएगी, व्याधिर्वेग परीक्षया, यानी कि व्याधि का वेग भी नाश हो जाएगा, जिस भी व्याधि के लिए वो आया उसमें उसको आराम मिलेगा। ये सब क्या है, सम्यक विस्त्राविते, यानी कि सम्यक रक्त मोक्षण के ये लिंग है, लक्षण है, जिससे क्या है, मन प्रसादो मनस्तथा, और इससे मन भी जो है प्रसन्न हो जाता है। तो याद करेंगे, लाघवम वेदना शांति व्याधिर्वेग परीक्षया सम्यक विस्त्राविते लिंगा प्रसादो मनस्तथा। ठीक है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अयोग ऑफ रक्त मोक्षण के क्या लक्षण है, अयोग ऑफ रक्त मोक्षण का भी अगेन आपने श्लोक याद करना है, तद दुष्टि शोणितम। ठीक है, निहर्यमाणम कंडूशोफ दाहराग पाक वेदना जन्य, यानी तद दुष्ट शोणितम, यानी कि अगर दुष्ट शोणित दुष्ट रक्त अनिर्हर्यमाणम, यानी कि अनिर्हर्यमाणम माने कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर दुष्ट शोणित नहीं निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा, उससे कंडू होगा, शोफ दाह राग पाक वेदना जानिए, ये सारी चीजें उससे उत्पन्न होंगी, ऐसा जाने। अब ये तो हो गया अयोग का, क्योंकि जब नहीं निकल रहा है। अतियोग हो गया, जब बहुत ही ज्यादा निकल गया। तद अति प्रवृत्तम, कि जब बहुत अति प्रवृत्ति हो गई तब क्या क्या हो जाएगा, शिरो अभिताप होगा, अधिमंथ होगा। ठीक है, शिरो अभिताप, आंध्यम अधिमंथम, ठीक है, अंधा हो जाएगा, अधिमंत हो जाएगा, उसको ग्लूकोमा हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, तिमिर प्रादुर्भाव, ठीक है, तिमिर हो जाएगा। इसके अलावा प्रादुर्भावम धातु, और साथ साथ क्या होगा, प्रादुर्भाव, और क्या क्या होगा, ये सारा इन सबका प्रादुर्भाव होगा, किसका, शिरो अभिताप का, आंध्यम का, अधिमंत का, तिमिर का। साथ ही साथ क्या होगा, धातु साथ ही साथ क्या होगा, धातु क्षय आक्षेपक। ठीक है, धातु क्षय हो जाएगा, आक्षेप, दाह, पक्षाघात, एकांग विकारम, ठीक है, हिक्का श्वास कासो, पांडु रोग, ये सारी चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ मरणम च उपाद्यति, ठीक है, और मरने लायक वो पेशेंट हो जाएगा अगर उसका अति रक्त निकलेगा। ठीक है, तो ये 3 है, सम्यक अयोग अतियोग ऑफ रक्त मोक्षण, ये आपने याद करना है। ठीक है, सम्यक क्या है, लाघवम वेदना शांतिर व्याधिर्वेग परीक्षया सम्यक विस्त्राविते लिंगम प्रसादो मनस्तथा। अयोग क्या है, तद दुष्टि शोणितम
अनिहर्यमाणम कंडुशोफ दाहराग पाक वेदना जानिए। अतियोग में क्या है? तद अति प्रवृत्ति शिरो अभिताप आंध्यम अधिमंथम तिमिर प्रादुर्भाव धातुश्रयक्षेपकम दाह पक्षाघात एकांग विकारम हिक्का श्वास पांडुरो मरणम च उपादेय। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। देन फिर वहां पे क्या बोला था कि हमने एक तो ये परीक्षण करना है, देन क्या करना है? उपचार भी तो करना है। तो उपचार में क्या पॉइंट आपने लिखना है प्रधान कर्ण के अंतर्गत? तो उपचार में आप लिखेंगे कि अगर अल्प रक्त का स्राव हुआ, ठीक है, कम रक्त निकला, तो आप क्या करेंगे वहां पे? तगर, एला, कर्पूर, करंज, ठीक है, इसको टक से याद कर सकते हैं। तगर, ए फॉर एला, के फॉर कर्पूर एंड के फॉर करंज, इन सबको क्या करना है? चूर्ण फॉर्म में लेके जहां पे भी हमने कट मारा है, जहां से कम रक्त निकल रहा है, वहां पे स्क्रबिंग कर देनी है उस एरिया पे, वहां पे घर्षण कर देंगे तो रक्त निकल जाएगा। अगर कहीं रक्त की अति प्रवृत्ति होने लगी तो उसके उपाय में क्या करेंगे कि वहां पे चूर्ण हम यूज कर सकते हैं लोद्रेन मुलेठी का। ये क्या होता है? स्तंभक होता है, रक्त रोकने का काम करेंगे। दग्ध वहां पे कर सकते हैं शारकर्म, अग्निकर्म, जैसे आप वो देख रहे थे कि अभी जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें भी किया जा रहा था। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से होता है। इसके अलावा हम लेप कर सकते हैं किसका? समुद्र फेन है, लाक्षा, मधु, इन तीनों को मिक्स करके इसका लेप लगा दो या शीत प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अगेन ध्यान रखना है, रक्त रोधक उपाय। ठीक है, 4 प्रोसेस होते हैं जिससे रक्त को रोका जाता है: संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। ठीक है, ये सर्जरी में भी काम आएगा और यहाँ पे भी। रक्त मोक्षण वाला चैप्टर तो सर्जरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इधर पंचकर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक जगह अच्छे से पढ़ेंगे तो ये दोनों जो इसमें जो श्लोक आप याद कर रहे हैं वो श्लोक आपके वहां भी सारे सेम जाने हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखेंगे। चतुर्विधम, तो ये कौन से श्लोक है? क्या है कि 4 प्रोसीजर्स होते हैं रक्त को रोकने के लिए। तो क्या है वो 4 प्रोसीजर्स? चतुर्विधम यदि तद्दि रुधिरस्य निवारणम। ठीक है, चतुर्विधम 4 उपाय हैं। यदि तद्दि रुधिरस्य निवारणम, 4 उपाय हैं रुधिरस्य निवारणम, रुधिर को रोकने के, रक्त को रोकने के लिए। वो क्या है? संधान है, स्कंदन है, चैव, पाचनम, दहनम तथा। संधान है, स्कंदन है, पाचन है, दहन है। ये 4 उपाय हैं जो कि रक्त मोक्षण रक्त को रोकने के लिए यूज होते हैं। तो अब ये करने कैसे कैसे? संधान कैसे करेंगे, स्कंदन कैसे करना है, पाचन एंड दहन कैसे करना है? तो इसके लिए बोला हुआ है कि व्रणम कषाय संधते। ठीक है, कषाय का प्रयोग करके व्रण का हमें संधान करना है। ठीक है, और रक्तम स्कंदते हिमम, रक्त का स्कंदन किससे होगा? हिम से, ठंडी चीजों से। ठीक है, तो संधान के लिए कषाय का प्रयोग करिए, स्कंदन के लिए हिम का प्रयोग करिए, शीत का प्रयोग करिए। तथा समापचयेत भस्म दाह। ठीक है, और जो हमने दाह करना था वो किससे करना है? भस्म से दाह करना है। संकोचिएत सिरा, और जो सॉरी यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि संपाच्येत। ठीक है, यहाँ पे संपाच्येत भस्म है ये। तो संपाच्येत यानी कि पाचन होगा भस्म से, यहाँ पे पाचन वर्ड है ना। संपाच्येत भस्म दाह संकोचित सिरा। ठीक है, दाह किससे करेंगे? सिरा का संकोच करके। और दाह हम करते किससे? बेसिकली कॉटराइजेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा? सिराओं का संकोच हो जाएगा। और पाचन हम किससे करेंगे? भस्म का प्रयोग करके। तो इन्होंने बोला कि आपको 4 प्रोसीजर्स होते हैं रक्त को रोकने के लिए: संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। और इसमें क्या है कि अगर आपने संधान कर्म करना है तो कषाय का प्रयोग करके करिए। ठीक है, और स्कंदन करना है तो हिम का प्रयोग करके करिए, और पाचन करना है तो भस्म का, और अगर दाह करना है तो उसके लिए सिरा का संकोच होगा। ये सारे कुछ काम पॉइंट्स हैं। देन इसमें क्या है? पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में कुछ परिहार्य विषय थे कि परिहार्य विषय का श्लोक याद कर लेना। सारे पंचकर्म में परिहार्य विषय हर जगह आएगा, क्योंकि पूर्व प्रधान पश्चात कर्म के रूप में ही आप सब लिखेंगे, हर जगह वो आएगा। और आपने क्या करना है फिर? ये वाला ही श्लोक सब जगह लिख देना है। ठीक है, इसको याद करेंगे तो सब जगह काम आ जाएगा। नहीं भी याद करेंगे तो इसके 8 पॉइंट ध्यान रखने हैं। वो परिहार्य विषय ये चरक में भी था 3rd ईयर में। ठीक है, तो क्या क्या है वो? उच्च भाष्यम, ऊंचा नहीं बोलना है। रथ शोभितम, ठीक है, रथ में नहीं घूमना है। और अति चक्रमण
आसने, ज्यादा देर बैठना नहीं है, ज्यादा देर घूमना नहीं है। अजीर्ण अहित भोज्य, ठीक है, अजीर्ण नहीं होना चाहिए, अहितकर भोजन नहीं खाना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, ठीक है, मैथुन नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। उच्च भाषण नहीं करना है, रथ शोभन नहीं करना है, रथ में घूमना नहीं है, अधिक चलना नहीं है, अधिक बैठना नहीं है, अजीर्ण नहीं करना है, अहितकर भोजन नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है। तो ये क्या है, 8 पॉइंट्स है जो नहीं करने हैं, ठीक है। 1 2 3 देन 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। उच्च भाषण, रथ शोभन, अति चक्रमण, अति आसन, अजीर्ण, अहित भोजन, दिवा स्वप्न एंड मैथुन, ये सारी 8 पॉइंट्स नहीं करने हैं। ये आते हैं परिहार विषय में आफ्टर रक्त मोक्षण या कोई भी पंचकर्म का प्रोसीजर, उसके बाद ये सारी चीजें नहीं करनी है। इसको बस यही करना है कि इन सबको क्या है, त्याग देना है। ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये 2 लाइन का श्लोक आप याद कर लीजिए बस, ठीक है। ये वाला मत करिए, भले ही इसको छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है। ये 2 लाइन का श्लोक आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो आता है, ये तो अभी तक हमने सारा पढ़ा, शस्त्रकृत की सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू किस तरीके से करेंगे। अब हम देखते हैं अशस्त्रकृत रक्त मोक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं कि हम यहाँ से कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अगर कर लिया होता तो फिर मैं रक्त मोक्षण करवा देती पूरा ही, लेकिन अगर सबने क्योंकि ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक यही रखेंगे, शस्त्रकृत तक ही रखेंगे। बाकी अशस्त्रकृत जिसमें जलौका है, अलाबु है, श्रृंगी, ये वाले पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी की क्लास के लिए केवल इतना ही रखेंगे, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। थैंक यू।